नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट से इंदौर जा रही बस अनियंत्रित होकर घर में घुसी। 3 आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा समाप्त। ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी निलंबित। वन्य प्राणी कोटरी के 4 शिकारी गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में मेडिकल दुकान संचालक की मौत, पुलिस से दूर आरोपी वाहन। परिवहन कांड की फिर जिले में दिखाई दी आंच, 1 नंबर के 2 ट्रैक्टर जब्त। और चाचा चाची और दादा ने मिलकर युवक की कुल्हाड़ी से की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी बालाघाट मार्ग स्थित ग्राम जोड़ा पाठ में मार्ग के किनारे स्थित राजेंद्र सिंह राठौर के घर में 28 जून की शाम करीब 5 बजे बालाघाट की ओर से आ रही नंदन बस क्रमांक MP 22P4001 अनियंत्रित होकर घुस गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस के आगे एक डंपर वाहन चल रहा था, जो अचानक रोड क्रॉस कर रोड किनारे स्थित प्लांट की ओर जा रहा था, जिसे देख बस स्पीड में होने के कारण ड्राइवर द्वारा बस को कंट्रोल करने की भरसक कोशिश की गई, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर घर में घुस गई। इस दौरान बड़ा हादसा होते होते बच गया। बताया गया कि घर के सामने बच्चे व चौक में बूढ़े घूम रहे थे, जिसकी सूचना लगते ही थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को हटाकर आवश्यक कार्यवाही कर बस को जब्ती बनाया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद JCB की मदद से बस को रोड पर लाया जा सका। इस दौरान इस मार्ग पर कई बार जाम की स्थिति भी निर्मित हुई। वहीं दूसरी ओर बस दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिलते ही बालाघाट से इंदौर यात्रा करने वाले यात्रियों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए, जिस कारण अच्छी खासी भीड़ मौके पर लग गई थी। बस स्पीड में जब भी 50-60 की स्पीड में वो रही होंगी, आगे डंपर जैसा डंपर अंदर टर्न ले रहा था, अचानक टर्न लिया उसने भी, तो डंपर का पिछले वाला हिस्सा टकराया और फिर बस अपनी इधर अंदर। बस के तेज स्पीड में थी आपकी? हाँ, फिर अभी 60-70। अच्छा, तेज गति। कहाँ जा रहे हैं? डंपर अचानक टर्न ले रहा था। अच्छा, डंपर के अचानक मुड़ जाने के कारण हादसा हुआ। जी। आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ से बैठे थे? जब बालाघाट से बैठे थे, मुलते जा रहे थे। मुलते ही जाने के लिए बस आ रही थी और टाइमिंग को पकड़ने के चक्कर में इतने स्पीड से गाड़ी चलाते हैं कि इनको आजू बाजू का भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे ही यहाँ पर अभी देखने को मिला, जैसे ही मैं पीछे आ रहा था, ये सीधे रंग साइड में आकर सीधे घुस गई, जिससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। बाकी बच्चे खेल रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी प्रकार से कोई दुर्घटना नहीं हुई। यात्रियों को निकाला गया है और सुरक्षित हैं। पर शासन से हम मांग करते हैं जो स्पीड गांव के बीच में जो होते हैं, इस स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था तो नहीं है, पर स्टॉपर की व्यवस्था करें। ये सूचना मिली थी हमें 4:30 बजे कि कोई वाहन जो है नंदन बस का, वो किसी घर में घुस गया कायदी के पास में। तत्काल इसमें पुलिस आई है, कोई इसमें जनहानि नहीं हुई है, किसी को भी चोट नहीं लगी है इसमें, और प्रखंड पे पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। कैसे क्या हादसा हुआ, किस वजह से हुआ? ये तो अभी देखना पड़ेगा क्या चीज़ है, पर बता रहे हैं कि आमने सामने शायद सामने कोई वाहन आ रहा था, उसको बचाने के लिए इनने गाड़ी जो है इधर मोड़ दी और सड़क में जो है मकान में, सड़क के किनारे जो मकान बना है उसमें बस गई। रोटरी टाइगर्स के द्वारा बालाघाट के सेवा भारती वनवासी कन्या छात्रावास में 28 जून को सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन का रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर निखिलेश त्रिवेदी के मुख्य आतिथ्य में लोकार्पण किया गया। इस संबंध में चर्चा के दौरान रोटरी क्लब के सचिव देवेंद्र सिंह चंदेल और तपेश के द्वारा बताया गया कि ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन रोटरी क्लब के द्वारा निःशुल्क लगाई गई है। इस मशीन के द्वारा आसानी से छात्राओं को पैड नैपकिन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इसके लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। शहर के उपनगरीय क्षेत्र भटेरा स्थित आमा तालाब के संरक्षण की मांग उठने लगी है।
60 साल में पहली बार यह मौका आया जब तालाब सूख गया है। इस क्षेत्र में जल समस्या उत्पन्न हो गई है। भूमिगत जल स्रोत नीचे चले गए और अधिकतर कुएं और बोर में परेशानी आ गई है। हालांकि वर्तमान समय में आमा तालाब गहरीकरण का कार्य भटेरा पंचायत के द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार इसे नाकाफी मानते हैं। आमा तालाब वर्षों पुराना है। जिला प्रशासन इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए तो बहुत सराहनीय पहल होगी, क्योंकि इस तालाब का जलस्तर आज तक नीचे नहीं गया था। इसलिए अब इसके संरक्षण की पहल बहुत जरूरी हो गई है। बहुत प्राचीन तालाब है, आमा तालाब के नाम से जाना जाता है और ये ग्राम पंचायत भटेरा के अंतर्गत आता है, तो इसकी पूरी देखरेख ग्राम पंचायत भटेरा करती है। अभी वर्तमान में यहाँ पे पार बनाने का काम किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस तालाब को, इस प्राचीन तालाब को बचाने के लिए इसके गहरीकरण का कार्य किया जाए और इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि ये तालाब में, अगर ये तालाब हर बार बरसात में भरा रहता था, पहली बार ये बरसात के पहले ग्रीष्म ऋतु में सूखा हुआ दिख रहा, हमेशा भरा हुआ रहता था। तो इस तालाब के भरे रहने से पूरे क्षेत्र का वाटर लेवल बना रहता था। पूरे बूढ़ी में, हैंडपंप और कुएं में, घरेलू कुओं में पानी 12 महीने आते रहता था। इसके सूखने से वाटर लेवल डाउन हो गया। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इसके गहरीकरण का कार्य किया जाए और इस तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाए, ताकि यहाँ वाटर लेवल हमेशा बना रहे और यहाँ के पानी से सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो। आमा तालाब शहर और उसके आसपास लगे ग्रामीण क्षेत्र के मवेशियों के लिए वरदान स्वरूप है, लेकिन इस साल तालाब सूख गया है, जिस कारण मवेशियों के साथ साथ आम आदमियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार सूखा है, इसलिए कि ये इसका वाटर लेवल वहाँ से फूट गया था, तो इसलिए ये पानी मतलब निकल गया। नहीं तो अगर ये भरा रहता तो वाटर लेवल बना हुआ रहता आजू बाजू का। अभी क्या समस्या जा रही है यहाँ पे? यहाँ समस्या यही है कि मवेशियों को पानी पीने के लिए दिक्कत हो रही है। क्या यहाँ भटेरे की मवेशी आती है, बूढ़ी की मवेशी आती है, बालाघाट के जानवर आते हैं, सब गौलियों की भैंस आती है, तो यहाँ बैठने बैठने की दिक्कत होती है। कीचड़ में हम नालियों में जाते हैं और वहाँ पे लौटते हैं। इसलिए अगर ये भरा रहेगा, वाटर लेवल बना रहेगा और पानी की समस्या नहीं होगी। हाँ, इसी गर्मी में सूखा नहीं तो आज तक नहीं सूखता था, पानी रहता ही था इसमें। तो क्या मांग करना चाहते प्रशासन से? प्रशासन से हमारा यही मांग है कि ये तालाब को बनाए, अच्छे से बना के मतलब सौंदर्यीकरण कर दे और यहाँ बढ़िया मतलब पनघट वगैरह बना दे, तो कपड़े वपड़े धोने के लिए मोहल्ले वालों को भी मतलब सुविधा जाएगी। जिले के खैलांजी तहसील मुख्यालय स्थित गोठान भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने एसपी से सहयोग की मांग की है। बीते दिनों जिला प्रशासन के द्वारा खैलांजी स्थित गोठान भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके भी अतिक्रमणकारियों के द्वारा उन्हें अतिक्रमण कर लिया गया। इस बात को लेकर आदिवासी समाज के द्वारा पुलिस अधीक्षक से पुनः अतिक्रमण हटवाने के लिए सहयोग की अपील की है। पास में अभी वहाँ गौठान के ऊपर, गौठान की जो भूमि है वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। आरा मिल का अतिक्रमण है, वहाँ पर राइस मिल का अतिक्रमण है और करीब हम 2-3 माह पूर्व कलेक्टर महोदय जी के यहाँ अतिक्रमण हटाने के लिए हमने वहाँ ज्ञापन दिए थे, अतिक्रमण हटाना चाहिए कह के। तो उसके बाद में अभी तहसीलदार चंदेल साहब ने अभी बीच में कार्रवाई किए थे और कम से कम 70% लकड़ियाँ वहाँ से हट चुकी है तहसीलदार महोदय के कार्रवाई से, और अभी कम से कम 25-30% और शेष लकड़ियाँ बची हुई है। अब वहाँ पर हमारा बड़ादेव गौठान है और वहाँ का अतिक्रमण हटना जरूरी है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सुचारू रूप से काम नहीं किए जाने पर पटवारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विरोध करते हुए 26 जून से काम नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने पटवारियों को लैपटॉप और अन्य तकनीकी सुविधाएं नहीं दी है। इसके बाद भी पटवारी डाटा एकत्रित कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ त्रुटियां हुई तो विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ने पटवारियों पर निलंबन जैसी कार्रवाई कर दी। इसके विरोध में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने इस योजना पर काम बंद कर दिया है। पटवारी को तकनीकी रूप से और व्यावहारिक रूप से दोनों प्रकार से समस्या आ रही है। गवर्नमेंट को ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से सूचना दी जा चुकी है कि ये समस्या को दूर की जाए,
परंतु और कलेक्टर को आदेश किया जाए कि किसी पर दंडात्मक कार्रवाई ना करें। उसके बाद ही प्रदेश में कई जिलों में हमारे पटवारी भाइयों के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है और ऐसी स्थिति में अगर संज्ञान न लिया जाए इसका तो बहुत बुरी स्थिति बनने वाली है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष गिरधारी भगत बताते हैं कि शासन ने जिन पटवारियों को दंडित किया है उन पर कार्रवाई बिना शर्त वापस नहीं ली जाएगी तो मध्य प्रदेश पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। शासन ने अपना रवैया नहीं सुधारा, अधिकारियों ने दंडात्मक कार्रवाई बंद नहीं की और हमारे जो साथी जिन जिलों में उनको दंडित किया गया है वो कार्रवाई वापस बिना शर्त नहीं लेंगे तब तक कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और यदि यही स्थिति निर्मित हुई तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश का सारा पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाए और इसकी सारी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी की होगी, क्योंकि ये जो समस्या क्रिएट की गई है केवल और केवल प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा की गई है और किसी के अलावा किसी के द्वारा नहीं की गई है। वारासोनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले एकोड़ी पंचायत की सरपंच धनवंता शरणागत सरपंच पद पर बनी रहेगी। यहां आदेश जबलपुर कमिश्नर कोर्ट में अपील के दौरान दिया गया है। एक सप्ताह पहले निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा के द्वारा सरपंच सहित अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई थी, जिस पर लगभग 14 लाख रुपए की वसूली के आदेश सरपंच सचिव, सहायक सचिव, मनरेगा में कार्यरत इंजीनियर, सहायक यंत्री पर दिए गए थे। अब देखना यह है कि जिला पंचायत सीईओ के द्वारा किए गए वसूली के आदेश पर आगामी दिनों में वरिष्ठ अधिकारियों का क्या रवैया रहता है। जनपद पंचायत वारासोनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत एकोड़ी सरपंच श्रीमती धनवंता शरणागत को जिला पंचायत सीईओ ने धारा 40 की कार्रवाई कर पद से हटा दिया था। सरपंच के द्वारा जबलपुर कोर्ट में अपील की गई थी, जिसके बाद कमिश्नर जबलपुर ने सरपंच को बहाल कर दिया। अब पुनः वह पद पर बनी रहेगी। धारा 40 में स्टे ले लिया हमने, जिला सीईओ बालाघाट के द्वारा धारा 40 में हटा दिया गया, लेकिन हमने अपील लगाई कमिश्नर महोदय जबलपुर, तो वहाँ से हमें स्टे मिला है। किस मामले को लेकर आप पे कार्रवाई की गई थी? ग्राम पंचायत में हुई निर्माण कार्य, जो हमारे 3 साल 3.5 साल से जो निर्माण कार्य हुए हैं उन सभी कामों की जांच कराई गई शिकायतकर्ताओं के द्वारा जांच कराई गई। 1.5 साल तक जांच चली, जांच में सामने तक कुछ नहीं आए, पूरी जांच नहीं हुई और एकदम से कार्रवाई धारा 40 की कर दी गई। हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। हमारा कोई पक्ष नहीं सुना गया, हमसे कोई साक्ष्य नहीं लिया गया। वारासोनी जनपद पंचायत में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य एवं पंचायतों का परिसमन किया जा रहा है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 3 चरणों में किया जाएगा एवं अंतिम सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा और परिसीमन में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायतों को 2011 की जनगणना के अनुसार गांव टोलों मिलाकर अलग कर संख्या के अनुसार बूथ केंद्र बनाए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 5000 से अधिक जनसंख्या वालों को परिसीमन के दायरे में लाकर उसे 2 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसमें एक भाग में 2000 जनसंख्या और दूसरे भाग में 2500 से अधिक जनसंख्या रखी जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आगामी समय में 6 माह के बाद ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। उसके पूर्व जो राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन नगर पालिकाओं में परिसीमन काफ़ी समय पूर्व हुआ था उनमें नए सिरे से परिसीमन किया जाए, उसी तरह ग्राम पंचायतों में भी है। तो दोनों ही स्थानों पर हमारे परिसीमन की कार्रवाई चल रही है। ग्राम पंचायतों में अभी जिन ग्रामों की जनसंख्या 5000 ग्राम पंचायत जैसे 5000 है हो चुकी है और उसमें आश्रित ग्राम है और जिन आश्रित ग्रामों की जनसंख्या 2000 तक पहुंच गई है उन ग्रामों को अलग करके ग्राम पंचायतें बनाई जा रही हैं। बालाघाट जो ग्रामीण क्षेत्र है जनपद पंचायत है उसमें अभी हम कोई भी नई ग्राम पंचायत नहीं बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत की जो आबादी है वो 5000 तक नहीं पहुँची और ना ही उस डाक विभाग के द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में डाक व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डाक विभाग करीब 1 सैकड़ा डाकघरों की व्यवस्था इन क्षेत्रों में करने जा रहा है, जिसमें परसवाड़ा एवं बहियर के क्षेत्र भी शामिल है। इस संदर्भ में डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक AK अरक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जो नेटवर्क है करीब 1.5 लाख डाकघर हैं इंडिया में और हम जितना दूरगामी क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, रिमोट एरिया क्षेत्र है, हर जगह कोशिश कर रहे हैं डाक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए। सर, बालाघाट क्षेत्र में लगभग कितने ऐसे डाकघर हैं जो नक्सलाइट क्षेत्रों में खुलने हैं? अभी 86 का टारगेट आया है, उस पर हम सर्वे कर रहे हैं और जैसे हमें इस व्यवस्था मिल जाती है रहने वहने की, भर्ती भी करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाएगा।
जिले की जीवनदायिनी वैनगंगा के उद्गम स्थल जिला सिवनी में बीते एक पखवाड़े के दौरान अच्छी खासी बारिश दर्ज कर ली गई है, जिस कारण आगामी दिनों में बालाघाट नगर वासियों को पानी के लिए परेशानी नहीं होगी। आपको बताएं कि यह आंकड़ा उस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब जिले के भीतर अब तक मानसून की अच्छी बारिश दर्ज नहीं की गई है और लगातार वैनगंगा का जलस्तर नीचे गिर रहा हो। वहीं सिवनी जिले में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। वैनगंगा नदी मई माह में ही सूख गई थी, जिसके बाद लगातार नगर पालिका के द्वारा नदी की धारा मोड़कर या फिर गड्ढों से बचे पानी को एकत्रित कर जैसे तैसे जल प्रदाय किया जा रहा है। लेकिन अब शायद नगर पालिका को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सिवनी जिले में बारिश के कारण बहुत जल्द ही जल स्तर अच्छा खासा बढ़ जाएगा। नगर पालिका के अधिकारी भी मानते हैं कि सिवनी जिले में लगातार अच्छी बारिश से वैनगंगा का जलस्तर बढ़ेगा, जो जिले के लिए शुभ दिन के संकेत है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 जुलाई से बालाघाट जिले में भी अच्छी खासी बारिश शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जल संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाए। मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के भीतर राइट टू हेल्थ लागू कर दिया, जिससे अब हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिले, यहाँ उसका अधिकार हो चुका है। लेकिन जिले के भीतर 1 दर्जन से अधिक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना मूल काम छोड़कर प्रबंधन बाबूगिरी का काम कर रहे हैं, जिससे उनकी सेवाओं का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि राइट टू हेल्थ में किस तरह का प्रावधान है, इस विषय पर जल्द ही जानकारी ली जाएगी और जरूरी होगा तो प्रबंधन का कार्य किसी अन्य अधिकारियों को सौंपा जाएगा और डॉक्टरों को उनका मूल कार्य दिया जाएगा, जिससे जिले के लोगों को और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेगा। अभी भी जिला मुख्यालय में से कुछ डॉक्टर्स हैं जो प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। इस संबंध में कार्रवाई अभी नहीं कर पाया हूँ मैं, इसका एक्ट को पढ़ करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका परिषद के द्वारा इस बारिश के मौसम में शहर के सभी स्थानों पर पौधारोपण करने की योजना बनाई, तो जैन महिला मंडल ने इस मुहिम में साथ आते हुए शुक्रवार को शहर के विश्राम भवन परिसर में 40 पौधों का रोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। दिगंबर जैन महिला मंडल की अध्यक्ष रीना कांसल बताती है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए महिला मंडल ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। इस कड़ी में निरंतर कार्य करते रहेंगे, जिससे शहर की आबो हवा स्वच्छ हो जाए। महिला मंडल द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। कटंगी रोड पर विश्राम गृह है, वहाँ पे लगभग 50 पौधे आज लगाए गए। पौधे की व्यवस्था सोनू जैन द्वारा की गई, उसमें विक्की भैया और हमारी सभी महिला मंडल की सभी महिलाएं और जैन समाज से दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के सभी सदस्य और जैन समाज के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित रहे और सभी लोगों ने जैन पेड़ क्यों लगाना चाहिए उसके बारे में, महत्व के बारे में सबने उसके छोटे छोटे स्लोगन दिए, जैसे पेड़ है तो कल है, यदि पेड़ है तो हमें जो आज पौधे लगा रहे हैं कल की पीढ़ी के लिए हमें पौधे लगा रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया कि जो पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं उसका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इसलिए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सब अपने 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 नाम से, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, हम एनिवर्सरी जन्मदिन तो मनाते ही हैं, साथ में एक पौधा लगाएं, उस पौधे की देखभाल भी करें और अवेयरनेस लाएं कि पौधे क्यों जरूरी हैं। नगर पालिका शहर को हरा भरा करने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी मुहिम चला रही है, जिसमें जैन समाज महिला मंडल ने साथ आकर हमारे उत्साह को दोगुना कर दिया है। वाराणसी के रेस्ट हाउस में जैन समाज के पुरुषों और महिलाओं द्वारा बहुत इंटरेस्ट के साथ, अब देखिए उपस्थिति, इनकी उपस्थिति ने, मैं खासकर महिलाओं की उपस्थिति ने हमारा उत्साह बढ़ाया है। हमारी जो मुहिम चल रही है नगर पालिका परिषद वाराणसी और सोनू जैन के माध्यम से जो मुहिम चल रही है वृक्षारोपण की, उसमें कहीं ना कहीं आज हमारा उत्साह बढ़ा है, हौसला बढ़ा है। हमारी भाभियों ने और हमारे भाइयों ने जो उत्साह से समय निकालकर यहाँ खुद अपने हाथों से पौधे लगाए हैं, मिट्टी डाली है और हमारा प्रयास होगा कि हमारे जैन बंधुओं द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं ये पूरे पौधे जीवित रहे। हमारे प्रयास करेंगे। हमने रेस्ट हाउस के प्रभारी उनसे भी कहा है, रेसिडेंट साहब से बात की है कि हर पौधे को। परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास बैहर द्वारा अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने और लंबे समय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने के कारण 3 आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। ग्राम धीरी के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 की आंगनवाड़ी सहायिका श्यामवती मेरावी मार्च 2017 से ग्राम जंगली खेड़ा के आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका अनीता मेरावी माह जुलाई 2017 से
और ग्राम पंचायत गड़ी के ठाकुर टोला आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका पुष्पा पांडे माह फरवरी 2019 से बिना किसी सूचना के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था, लेकिन तीनों सहायिकाओं द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही अपने कार्य पर उपस्थित हुई हैं। इन आंगनवाड़ी सहायिकाओं के अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरते जाने के कारण ग्राम में आंगनवाड़ी की सेवाएं प्रभावित हुई हैं और केंद्र के बच्चों को भी आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं का लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण इन सहायिकाओं की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया गया है। इन केंद्रों पर आंगनवाड़ी सहायिका की नई नियुक्ति करने की कार्यवाही शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास राजेश त्रिपाठी ने लालबर्रा विकास खंड के खमरिया क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी MD मेश्राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उप संचालक त्रिपाठी ने बताया कि लालबर्रा विकास खंड के ग्रामों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी MD मेश्राम पिछले 15 दिनों से अपने मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में खरीफ फसलों की बुआई की जा रही है और किसानों को खाद बीज का वितरण किया जा रहा है, लेकिन श्री मेश्राम द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के किसानों को अब तक खाद बीज का वितरण नहीं कराया गया है। किसानों की शिकायत एवं मौके पर पाए गए तथ्यों के आधार पर मेश्राम को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वर्तमान समय किसानों का महत्वपूर्ण समय है। खरीफ सीजन खाद बीज एवं ऋण वितरण कार्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट की समस्त शाखाओं में तेजी से किए जाने को लेकर निरंतर शाखाओं में भेंट दी जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के वरिष्ठ महाप्रबंधक विजय सिंह कुर्मी ने बैंक शाखा किरनापुर एवं शाखा भानेगांव में भेंट दी है। इस दौरान कुर्मी ने शाखा किरनापुर एवं भानेगांव पहुंचकर उपस्थित शाखा प्रबंधक दीपक देशमुख, सुनील राहंगडाले एवं उपस्थित बैंक कर्मचारियों को खाद बीज और ऋण वितरण में तेजी लाने तथा समय की महत्वता को देखते हुए उन्होंने सभी शाखा प्रबंधकों को बैंक शाखा में अतिरिक्त समय देकर कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया। साहिबलाल ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उन्हें दुनियादारी की समझ अच्छी तरह से है। अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए, ये साहिबलाल को अच्छी तरह से आता है। साहिबलाल अपनी छोटी सी खेती के कुछ हिस्से में परंपरागत रूप से धान की खेती करता है, लेकिन कुछ हिस्से में परंपरा से हटकर सब्जियों की खेती करता है। मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर लामतर रोड पर ग्राम खैरी स्थित है। साहिबलाल लिल्हारे इसी ग्राम का निवासी है और उसका मकान एवं खेत मुख्य सड़क के किनारे ही है। उसके आधा एकड़ खेत में इन दिनों लौकी और कद्दू की फसल लगी है। 3 माह के समय में ही उसने 60,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। जिले के भीतर खरीफ की फसल की शुरुआत होते ही व्यापारियों द्वारा बिना कागजी कार्यवाही पूरी किए खाद बीज बेचने का अवैध कारोबार शुरू कर दिया जाता है। ऐसा ही एक प्रकरण शुक्रवार को बैहर कृषि विभाग की टीम ने पकड़ा, जब विरसा के कचनारी गांव में एक दुकान संचालक द्वारा बिना कागजी कार्यवाही पूर्ण किए बीज विक्रय किया जा रहा था। कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बैहर SK शर्मा बताते हैं कि सूचना के आधार पर कचनारी स्थित दुकान की जांच की गई है।
प्रथम दृष्टया कृषि से संबंधित उत्पाद बेचने के लिए कागजी कार्यवाही पूर्ण नहीं है। समझ रहे हो कि यहाँ आ रहा अभी चीज कर दूंगा ताले वो हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है बीज का जो विक्रय किया जा रहा है उसके वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो उसको हमने जाके देखा है तो वो दस्तावेज प्रथम दृष्टया तो उपलब्ध नहीं कराया है। कल उसको कार्यालय बुलवाया, सारे दस्तावेज यदि नहीं पाए जाते हैं तो बीज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर वन मंडल सामान्य लामटा के परिक्षेत्र के अंतर्गत बुढ़िया गांव में वन्य प्राणी कोटरी का शिकार व अवैध तरीके से वनोपज संग्रहण का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बुढ़िया गांव निवासी दयाराम वल्द रत्तेलाल जाति मरार उम्र 32 साल, रूपलाल वल्द रत्तेलाल उम्र 24 साल, अमीरचंद वल्द ओमकार लांजेवार उम्र 18 साल, अतुल वल्द बाबूलाल जाति मरार उम्र 18 साल निवासी जिला सिवनी को वन्य संरक्षण की धारा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया गया है। जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को परखने के अहम मकसद को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित एक टीम बालाघाट पहुंची, जो शनिवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करेगी। इस टीम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने बालाघाट पहुंचे। इस संदर्भ में सिविल सर्जन ए.के. जैन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के जो डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स और जो कंसल्टेंट होते हैं उन लोगों के 4 दल बनाए गए हैं और 4 दलों को अलग अलग जिले आवंटित किए गए हैं। तो ये टीम इसी सिलसिले में बालाघाट में आई हुई है और वो पूरे ज़िले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं का, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सिविल हॉस्पिटल है, सब हेल्थ सेंटर है, ग्राम आरोग्य केंद्र है, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं, इन सब का निरीक्षण करेंगे, सुपरविज़न करेंगे और जिला अस्पताल का भी करेंगे। और ये 2-3 दिन ये लोग रहेंगे और सभी संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और ये आंतरिक अवलोकन करेंगे और ये देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ों की और आवश्यकता है, किन चीज़ों की कमी है और किन चीज़ों में और सुधार की ज़रूरत है, तो उनका सुधार करेंगे। तो उसी दृष्टिकोण से ये टीम। वर्तमान समय में आप जिस वार्ड या गांव में रहते हैं उस गांव या वार्ड का नाम और नंबर जल्द ही बदल सकता है। मध्य प्रदेश शासन के आदेशों के तहत जिले में परिसीमन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट कुछ दिनों में ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद जिले में कई गाँवों का विस्तारीकरण या अन्य गाँवों का निर्माण हो सकता है। जिले भर में किया गया परिसीमन का यह कार्य जनसंख्या के आधार पर किया गया है। साथ ही परिसीमन का यह कार्य जिले के उन नगरों व गांवों में किया गया है जहां का कई वर्षों परिसीमन नहीं किया गया था। आपको बता दें कि आगामी 6 माह में ग्राम पंचायतों, नगर पालिका व अन्य स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न किए गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गाँवों व वार्डों का परिसीमन किया जाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद जिले में कई गांवों का विस्तारीकरण या अन्य गांवों का निर्माण हो सकता है। जिले भर में किया गया परिसीमांकन का यह कार्य जनसंख्या के आधार पर किया गया है। साथ ही परिसीमांकन का यह कार्य जिले के उन नगरों व गांवों में किया गया है जहां का कई वर्षों परिसीमांकन नहीं किया गया था। आपको बता दें कि आगामी 6 माह में ग्राम पंचायतों, नगर पालिका व अन्य स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न किए जाने हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गांवों व वार्डों का परिसीमांकन किए जाने के आदेश दिए गए थे, जिसमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमांकन का कार्य कर सभी गांवों व वार्डों की संस्था को जनसंख्या की दृष्टि से समान किए जाने को कहा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ही जिला स्तर से टीम का गठन कर परिसीमांकन के कार्य किया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद बालाघाट में सन 1994 के बाद से अब तक वार्डों का परिसीमन नहीं किया गया था। वहीं जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां 1990 के बाद या उसके पहले से परिसीमन का कार्य नहीं किया गया था। इस संबंध में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
बालाघाट वारासिवनी रोड पर डोंगरिया गांव में बालाघाट के मेडिकल दुकान संचालक विनय पारधी को ठोकर मारकर फरार होने वाले वाहन की खोजबीन के लिए अब पुलिस गांव के रास्ते में पतासाजी करने की तैयारी कर रही है। 26 जून की रात्रि 11 बजे बालाघाट से वारासिवनी के वारा गृह निवास जाते समय विनय पारधी को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे उनकी घटना स्थल पर मौत हो गई थी। वहीं वाहन पर बैठे एक अन्य युवक को गंभीर रूप से चोट आई थी। दुर्घटना के बाद फरार हुए अज्ञात वाहन की खोजबीन के लिए पुलिस ने वारासिवनी से लेकर बालाघाट तक लगभग सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, लेकिन अब तक वाहन पुलिस पकड़ से दूर है। वारासिवनी थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश बताते हैं कि शहरी क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाहन की खोजबीन शुरू कर दी गई है, क्योंकि घटना स्थल के पास बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते लालबर्रा तक पहुंचने के मार्ग हैं। इसीलिए अनुमान ही लगाया जा रहा है कि वाहन चालक इन रास्तों से भी फरार हो सकता है। मरीज को देखे बिना ही उसे अन्य अस्पताल रेफर करना अब शासकीय चिकित्सकों को महंगा पड़ सकता है। संसाधन और चिकित्सकों की कमी का बहाना बनाकर अब कोई भी शासकीय चिकित्सक मरीज को रेफर की पर्ची नहीं थमा सकता। ऐसे निर्देश मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभागों को जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक अब किसी भी मरीज को अन्य अस्पताल रेफर करने के पूर्व चिकित्सक को रेफर पर्ची पर मरीज की बीमारी, दी जाने वाली दवाइयां, मरीज की संपूर्ण जानकारी सहित यह भी लिखना होगा कि उक्त मरीज को किस वजह से रेफर किया जा रहा है और उनके अस्पताल में कौन से संसाधन की कमी है, जिसके चलते मरीज का इलाज करने में वे समर्थ नहीं है। मामले के संदर्भ में CMHO RC पनिका क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। रेफरल स्लिप में हर हालत में मरीज की जानकारी लिखी जाती है और कारण लिखा जाता है, डायग्नोसिस लिखी जाती है और ये भी कारण लिखा जाता है कि किस कारण से इसको रेफर किया गया। जहाँ तक है इक्विपमेंट्स का सवाल है, इक्विपमेंट्स तो रहते हैं, लेकिन बाय द वे सर्जन अवेलेबल नहीं है या कोई एक्सपर्ट उसका नहीं है उपलब्ध, तो उस केस में रेफ़र किया जा सकता है। रेफ़र करेंगे तो उसकी कंडीशन लिखेंगे, उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे, ताकि वो जिस संस्था में जाए वहाँ जाने के बाद इमीडिएट उसको पता चल जाए कि हम ये कौन से किस कारण से आया है। उसको वो जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे नया दूसरे हॉस्पिटल वाले, तो उन्हें मालूम रहेगा कि हमें इस पेशेंट को क्या करना है। इसलिए वो ज़रूरी है। अगर यह नहीं दिया जा रहा है रेफरल स्लिप में लिख के, तो ये बहुत ही गलत है। हम देखेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कोतवाली पुलिस ने अवैध उत्खनन की कार्यवाही के दौरान एक ही नंबर के 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। आपको बता दें कि वेनगंगा नदी के कुम्हारी घाट से रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में कोतवाली पुलिस ने ट्रैक्टर चालक रामेश्वर निवासी मोहगांव लालबर्रा को गिरफ्तार किया है। वहीं ट्रैक्टर मालिक कपूर चंद लिल्हारे निवासी कुम्हारी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर के चित्रगुप्त नगर में शुक्रवार को 2 भाइयों के बीच बीते दिनों हुए प्रकरण की रिपोर्ट वापस लेने को लेकर विवाद हुआ। इसमें छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार 25 जून को चित्रगुप्त नगर के अमित सिंह बैस और सुमित सिंह बैस सहित 4 लोगों ने सचिन द्विवेदी के पिता उदित नारायण द्विवेदी को लोहे की रॉड से पिटाई कर दी थी, जिसमें उदित नारायण को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदित नारायण के पुत्र सचिन द्विवेदी उम्र 18 वर्ष लगातार आरोपी अमित बैस और सुमित के संपर्क में है और अपने परिवार के लोगों पर दबाव डाल रहा है कि इन सभी की शिकायत वापस ले ले। इसी बात को लेकर 27 जून को सचिन द्विवेदी द्वारा अपने छोटे भाई सोनू पर चाकू से हमला कर दिया गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सचिन की तलाश शुरू कर दी गई है। भरवेली थाना अंतर्गत कोलवा में एक व्यक्ति को उसके चाचा, चाची और दादा ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायल जितेंद्र रेखा लाल राउत उम्र 30 वर्ष कोलवा निवासी का अपने चाचा के साथ बीते दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। इसी के चलते 27 जून की रात को एक बार फिर विवाद हुआ, जिसमें चाचा कमलेश, चाची अनीता और दादा ने मिलकर जितेंद्र को घायल कर दिया। प्रशासनिक तौर पर जिला अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के कारगर प्रयास कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें तो जिला अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम अस्पताल प्रबंधन के लिए समस्या बना हुआ है। इस समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करीब 25 लाख की लागत से FTP प्लांट की स्थापना की जाएगी।
यहाँ एफटीपी प्लांट इंटरनल तरीके से बनाया जाएगा ताकि बारिश के दिनों में जल निकासी की समस्या से निपटा जा सके। इस संदर्भ में सिविल सर्जन AK जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम बेहाल है, जिसे दुरुस्त करने के उद्देश्य से एफटीपी यानी फ्लूइड ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना है ताकि जल निकासी की समस्या का समाधान हो सके। ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत आपने सही बात कही है कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा काफ़ी ख़राब है और बहुत दिनों से इसमें हमें परेशानी आ रही थी। हमने जिलाधीश महोदय से इस बारे में चर्चा की और हमने प्रभारी मंत्री जी से भी बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा की थी और उन्होंने सहमति दी है। और हमने इस बीच में एक प्लान भी बना लिया है कि हमने सारे जिला अस्पताल के जगह जगह के लेवल के पॉइंट्स लेके हमने एक इसका प्लान तैयार किया है कि इसका हम ड्रेन कैसे करें कि पानी किधर पे सुविधा तरीके से बह जाएगा। और उसी के साथ हमने इसमें एक और चीज़ जोड़ने का प्रयास किया है कि जो हमारा अस्पताल से पानी निकलता है इसमें भी फ्लूइड ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा के कि वो पानी नाले में मिलने से पहले उसको शुद्धिकरण भी कर दिया जाए। इन दोनों चीज़ों को हमने एक साथ करके एक हमने स्कीम बनाई है जिसमें लगभग 23-24 लाख रुपए खर्च होना संभावित है, जिसका कि हमने दिव्यांगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस केंद्र में चिकित्सकों की कमी के कारण आने वाले दिव्यांगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में करीब आधा सैकड़ा से अधिक दिव्यांग आवश्यक कार्यों के लिए पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण उनके हाथ मायूसी ही लगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान CHMO आरशी पनिका ने बताया कि जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में चिकित्सकों के द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही है। नेत्र विशेषज्ञ के अलावा कुछ चिकित्सकों की कमी है, उसे शासन स्तर पर दूर किया जाएगा। मिल जाएगा बच्चे का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था, विकलांग सर्टिफिकेट। कहाँ से आए आप? पहला तो बन पाया कि नहीं बन पाया? नहीं सर, वो उसमें क्या थोड़ा कमी है, उसमें क्या सुधार के कोई गुंजाइश नहीं हुई है पैरों में बच्चे के, इसलिए तो ये चीज़ है कि उसके मतलब कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ज़्यादा करोगे। तो यहाँ पर आपने कब दिखाया था इससे पहले? ये करीबन 1 साल हो गया सर। अच्छा, उस समय क्या समस्या बताए थे डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब बताए थे कि इसमें कुछ हड्डी में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन हट जाने के बाद में उसका प्लास्टर सर्जरी हो जाती है तो इसमें सुधार आ जाएगा, तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उसमें सुधार ही नहीं आया पैर में। तो सुधार नहीं आ पाया, तो यहाँ पर डॉक्टर मिलेगी नहीं मिले सर, तो वापस जा रहे हैं। तो पूछे नहीं कब आएंगे डॉक्टर? वो तो बता रहे कि 3 बजे आएंगे। नगर में स्थित सामुदायिक भवन में कृषि महाविद्यालय के व्याख्याता SP अग्रवाल द्वारा गीले कचरे से खाद कैसे तैयार करना है उसके बारे में नगर पालिका के कर्मचारियों व अधिकारियों को जानकारी दी गई और कृषि महाविद्यालय मुरझर द्वारा जानकारी दी जाएगी। यहाँ कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण देने के बाद नगर से सटी सरंडी ग्राम के कचरा ट्रेचिंग मैदान पहुंचे, जहां शहर का कचरे को फेंका जाता है। उक्त स्थान पर गीले कचरे से केचुआ से खाद कैसे तैयार करना है उसके बारे में विस्तार से बताया गया और नगर पालिका द्वारा केचुए से खाद तैयार भी की जा रही है। उसी के प्रयास से आज हमारे ट्रेचिंग ग्राउंड में जैविक खाद बनना चालू है और वही बात है प्रशिक्षण की, क्योंकि हमारे लगातार हमारे शहर से जो पिकअप जाते हैं वहाँ कचरा डालने, उन्हें बताया कि किस तरह कचरा डालना है और सबसे बड़ी बात हमें जो डालने के केचुए हैं उन्हें जिंदा रखना है। केचुए बचे रहेंगे तो खाद बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि वो पानी भी रहे, नमी भी रहे और कचरा व्यवस्थित डाला जाए। तो मेरा आप सबसे ये देखिए 2 तरीके के कचरे जिनमें हमें लोगों से प्राप्त होती है, उसमें एक सूखा और गीला कचरा होता है। गीला कचरा का मतलब वैज्ञानिक तौर से हम देखते हैं कि जो जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, जो सड़ सकता है, विखंडन हो सकता है, उस कचरे का उपयोग करना है। और उसका उपयोग सदुपयोग ये है कि हम ये केचुआ एक जीव जिसके माध्यम से उसको खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो एक महत्वपूर्ण खाद होता है। सामान्य तौर से जो गोबर की खाद है उसकी अपेक्षा भी इसके अंदर
बहुत सारे गुण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो केंचुए के द्वारा लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं में स्टेनो संकाय में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण परेशान विद्यार्थियों ने 28 जून को कांग्रेस कमेटी ब्लॉक सचिव सतानंद दमाही, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष अंकित कुथे के नेतृत्व में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य रश्मि झा के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार उमराज वालरे को ज्ञापन सौंपा एवं प्रवेश दिलाए जाने की मांग की। छात्रों ने बताया कि वे कक्षा 11वीं में स्टेनो विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन स्कूल की प्राचार्य द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में स्टेनो विषय के संबंध में जानकारी ली जाती है, अलग अलग जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नवीन सत्र प्रारंभ होने के पश्चात वे अपने एडमिशन के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। हमको एडमिशन चाहिए स्टेनो सब्जेक्ट से, बट यहाँ पर मिल नहीं रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समस्या है? क्या बोल रहे मैडम? क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। तो क्या बोल क्या रहे हैं? जैसे आपके द्वारा फॉर्म दिया हुआ एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा, तो क्या मिला जानकारी विद्यालय से आपको? 25 बच्चे की मांग की थी पहले तो जी। सबसे पहले हम आए थे यहाँ तो नहीं बंद ही है बताए, और फिर दूसरी बार आए तो 25 बच्चों की मांग की, फिर तीसरी बार आए तो मना कर दिए, फिर से बोलने लगे कि नहीं होगा यहाँ एडमिशन। यानी जब आए हर बार अलग अलग जवाब मिला आपको? अलग जवाब मिला। तो अभी आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? जैसे अभी स्टेनो सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं ले रहे, अभी बहुत से लेटर वगैरह दिए गए हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के बाद से शाला में कक्षा 11वीं में स्टेनो संकाय की पढ़ाई करवाई जा रही है एवं स्टेनो विषय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की श्रेणी में आता है, जिसका लाभ स्टेनोग्राफर सहित अन्य नौकरियों में मिलता है। इसीलिए विद्यार्थियों में स्टेनो विषय के प्रति काफी रुझान है, लेकिन इस वर्ष स्टेनो संकाय में प्रवेश न लिए जाने के कारण विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उन्हें 11वीं कक्षा में स्टेनो विषय में प्रवेश दिलाया जाए। देखने में ये आ रहा है कि गत वर्ष भी यही समस्या आई थी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा में कि स्टेनो के यहाँ पर पद नहीं है करके समस्या आई थी, जिस कारण स्टेनो को बंद कर दिया गया था। पिछले बार फिर चालू किया गया, फिर इस साल भी यही समस्या आ रही है कि प्राचार्य महोदय द्वारा और स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि स्टेनो बंद हो गया और हर बार बच्चे जब भी आते हैं उन्हें अलग अलग जवाब मिलते हैं यहाँ पर। और देखने में आया है कि स्टेनो को बंद कर दिया गया है यहाँ पर प्राचार्य के द्वारा, जबकि लालबर्रा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से अध्ययन करने आते हैं। और आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों से लालबर्रा से हर साल 40 से 50 बच्चे हाईकोर्ट में लगते हैं जो स्टेनो करे हुए रहते हैं। तो और जो भी बच्चे करते हैं सब गरीब परिवार के होते हैं। ऐसे में समस्या ये आ गई कि 100 से 150 जो बच्चे हैं, जो स्टेनो के इच्छुक छात्र छात्राएं जो स्टेनो में प्रवेश लेना चाहते हैं 10वीं के बाद के जो हैं। आज बच्चों द्वारा मुझे बुलाया गया और ये अवगत कराया गया कि हम लोगों का व्यावसायिक विषय स्टेनो में यहाँ एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। बच्चों के द्वारा ये ज्ञापन तैयार किया गया था। उस ज्ञापन को लेकर के हम मैडम झा प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल ने साफ कह दिया कि हमारे द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जबकि पूर्व वर्षों में मैडम और शिक्षक पालक संघ के द्वारा ही व्यवस्था की जा रही थी। इस वर्ष मैडम अब क्यों व्यवस्था नहीं कर रही है ये हमको समझ नहीं आ रहा है, जबकि इसकी शिक्षक पालक संघ व्यवस्था कर रहा था, टीचर की व्यवस्था नहीं थी। तो पुराने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से 1989 से संचालित था। अब इसका कोई स्वीकृत पद नहीं है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण इस विषय के लिए किसी अतिथि को भी नहीं रखा जा सकता है। पालक शिक्षक संघ की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 11वीं कक्षा में स्टेनो विषय में प्रवेश न दिया जाए। हाँ, ये पुराने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित था जी। सन 89 से संचालित था जी। और अब इसका कोई स्वीकृत पद नहीं है हमारे पास, और सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाने के कारण हम इस पर अतिथि भी नहीं रख सकते। इसलिए पालक शिक्षक संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष कक्षा 11वीं में स्टेनो में प्रवेश न दिया जाए। हमारे यहाँ 2 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, जो 9वीं से 12वीं तक संचालित हैं, और इसके लिए हमारे पास ट्रेनर्स की व्यवस्था। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट से इंदौर जा रही बस अनियंत्रित होकर घर में घुसी। 3 आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा समाप्त। ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी निलंबित।
वन्य प्राणी कोटरी के 4 शिकारी गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में मेडिकल दुकान संचालक की मौत, पुलिस से दूर आरोपी वाहन। परिवहन कांड की फिर जिले में दिखाई दी आंच, 1 नंबर के 2 ट्रैक्टर जब्त। और चाचा चाची और दादा ने मिलकर युवक की कुल्हाड़ी से की पिटाई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।